आज दिनांक 16 जनवरी 2021 की आपकी 10वीं कक्षा की जो सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र विषय की जो आपकी वर्कशीट है, यह आपकी वर्कशीट नंबर 73 है, 73 है। इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम और फिर अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। आइए अब हम इस वर्कशीट के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली आपकी जो आज की जो ये वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर जो आपकी 73 है, इसमें आपका अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र विषय का जो एक चैप्टर है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इससे संबंधित यानी कि इस चैप्टर से संबंधित जो आपके कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न जो हैं उनके बारे में यहाँ पर जो है चर्चा की गई है। ठीक है, आइए तो अब हम इन प्रश्नों को देख लेते हैं और इनके जो उत्तर हैं हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन जो है आपका इस वर्कशीट का आज वो है आपका कि वैश्वीकरण क्या है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है अब इसका आंसर है कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध। ठीक है, परस्पर संबंध यानी कि देशों के बीच काफी तरह के संबंध हो सकते हैं, वो व्यापार संबंधित भी हो सकते हैं या फिर और भी कई तरह के संबंध हो सकते हैं। तो विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और बाजारों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, वो आपकी वैश्वीकरण कहलाती है। ठीक है, तो तीव्र एकीकरण बाजार का मतलब कि भाई आजकल देखोगे कि बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो क्या है आपस में मतलब बिल्कुल मिक्स हो गई हैं। कई कई देशों में क्या, आप जैसे अमेजॉन एक अमेरिकन कंपनी है, तो आप उसके प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं कि आप अपने घर पे बैठे हुए उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को घर पर आसानी से मंगा सकते हैं। या फिर किसी और देश में ऐसे कुछ इंडियन जो कंपनीज है, भारत की जो कंपनी है, वो भी इसी तरीके से काम करती हैं। ठीक है, तो आपका इसका जो उत्तर हो जाएगा वो है आपका विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और बाजारों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, वैश्वीकरण कहलाती है। देन आपका सेकंड क्वेश्चन है व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो ये टर्म है आपकी व्यापार अवरोधक, हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे, जो कि एक भाई लघु उत्तरीय प्रश्न टाइप के क्वेश्चन है। तो लेकिन व्यापार अवरोधक जो है मैं बता देता हूं कि कोई भी अनुबंध या पॉलिसी या फिर सरकार के द्वारा लगाया गया कोई भी ऐसा कानून जब किसी प्रकार के व्यापार में रुकावट पैदा करता है तो दैट इज कॉल्ड व्यापार अवरोधक। ठीक है, यानी कि उस जो भी पॉलिसी है या अनुबंध है या कोई जो भी कानून है उसके द्वारा अगर व्यापार में किसी तरीके की कोई दिक्कत अगर आ रही है, कोई रुकावट पैदा हो रही है, तो वो क्या कहलाता है, आपका व्यापार अवरोधक। और इसका प्रश्न 2 व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण, इसका उत्तर हो जाएगा आपका आयात पर कर। ठीक है, आयात पर कर इन द सेंस की जो भी सरकार कई बार क्या करती है कि मान लो किसी देश से हमने यहाँ पे कुछ सामान जो है वो इंपोर्ट कराना है, वहां से क्या है आयात करवाना है, तो वहां की सरकार क्या है, कई बार ऐसा होता है कि जो उनके जो आयात टैक्स जो होता है, आयात का जो शुल्क होता है, इंपोर्ट टैक्स जो होता है, उसको काफी ज्यादा वो लोग बढ़ा देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड आपका आयात पर कर, जो कि एक व्यापार अवरोधक का उदाहरण है। उसके बाद है फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी। तो भारत में जो प्यारे बच्चों आपकी नई आर्थिक नीति है ये 1991 में लागू की गई थी। और नई आर्थिक नीति का मतलब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ ये थी क्या। एक्चुअल में क्या था कि 1991 से पहले जब भारत आजाद हुआ था और 1991 के बीच में भारत की जो सरकार थी उन्होंने बहुत सारे क्या है यहाँ पर विभिन्न मतलब प्रकार के आप पॉलिसीज कह सकते हो, बहुत सारे ऐसे कानून जो है भारत में यहाँ पर यहाँ की सरकार ने लगा दिए थे ताकि अंग्रेजों के बाद और कोई बाहर की कंपनी आके भारत की जो कंपनियां थी उनका किसी प्रकार से यहाँ के लोगों का किसी प्रकार से शोषण ना कर सके। भाई उस टाइम क्या था कि भारत जब आजाद हुआ था अंग्रेजों से, तो यहाँ पर जो कंपनीज थी, यहाँ पर जो छोटे मोटे जो भी काम धंधे थे वो उभर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि भाई अब मान लो अब तो अंग्रेजों से छूटे फिर कोई और कंपनी आकर यहाँ पर जो अपना शासन स्थापित कर दे। तो इसीलिए कानून जो है वो बहुत ज्यादा सख्त कर दिए गए थे कि कोई भी बाहर की कंपनी यानी कि किसी अदर कंट्री की जो कंपनी है वो आसानी से क्या है भारत में आकर अपना व्यापार स्थापित नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर क्या हुआ था कि भाई एक इस तरीके से भी नहीं हो सकता था, तो कई प्रकार के जो है संकट इससे क्या है भारत की अर्थव्यवस्था को स्थापित हो गए। तो उन्हीं संकटों से उबारने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को तो नई आर्थिक नीति जो है वो फिर 1991 में लागू की गई थी। ठीक है, देन उसके बाद आपका 4th क्वेश्चन, किसी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी का उदाहरण दीजिए। बहुराष्ट्रीय कंपनी प्यारे बच्चों जैसा कि क्वेश्चन जो ये टर्म है इससे ही आप देख सकते हो, बहुराष्ट्रीय, बहु यानी कि बहुत सारे, राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रों में, यानी कि एक कंपनी जो बहुत सारे देशों में जिसका व्यापार है, ठीक है, या फिर वो स्थापित है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। तो किसी एक भारतीय कंपनी जैसे वैसे तो बहुत सारी हैं, टाटा मोटर्स हो गई, हीरो साइकिल्स हो गई, मारुति तो खैर नहीं है, ठीक है,
तो इस तरीके से टाटा मोटर्स और हीरो साइकिल जो है, तो ये क्या है, भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उदाहरण है, जिनके भारत के अलावा भी और काफी सारे देशों में इनकी क्या है, व्यापार है। देन आपका 5th क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में क्यों निवेश करती हैं? ठीक है, तो बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां होती हैं विदेशों में क्यों निवेश करती हैं? तो भाई पहला तो यही है कि कोई भी कंपनी किसी एक देश से या फिर अपने मूल देश से, जिस देश में बेसिकली वो पनपी है, तो वहां से अगर किसी दूसरे देश में जा रही, तो हो सकता है कि किसी ना किसी लालच के चक्कर में ही जा रही है। तो इसका तो अब लघु उत्तरीय प्रश्न, तो इसका एक छोटा सा आप आंसर ये लिख सकते हो कि अधिक लाभ कमाने के लिए। पर वो लाभ कैसे कमाएंगे? मान लो भाई किसी देश में वो जाएंगी, तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर उन्हें सस्ता श्रम मिल जाएगा, सस्ते मजदूर मिल जाएंगे, सस्ता जो भी अपना जो प्रोडक्ट उनको बनाना है उसके लिए कच्चा माल उनको बहुत सस्ते में वहां पर जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा जो है लाभ वहां पर कमा सकती हैं। तो इसीलिए जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो विदेशों में या दूसरे देशों में क्या है, निवेश करती है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एक मुख्य उद्देश्य बताइए। तो उद्देश्य तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने 5th क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया था, तो भाई एक मुख्य उद्देश्य तो उनका यही हो सकता है कि अधिक से अधिक लाभ कमाना या लाभ अर्जित करना। ठीक है, प्रश्न 7 है आपका, निम्न में से कौन सा व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है? ऊपर हमने देख लिया था, तो वही सेम यहाँ पर जो है रिपीट हो रहा है। विदेशी निवेश, तो ये तो हो ही नहीं सकता। विदेशी निवेश इन द सेंस की दूसरे देशों में अपना पैसा लगाना, जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां करती हैं। सामान में देरी या क्षति, तो ये भी ऐसा नहीं हो सकता है। वो तो कभी कभार हो जाता होगा कि भाई सामान को हमने कहीं से मंगाया, उसको आने में देरी हो गई, या फिर कोई नुकसान हो गया, सामान नहीं पहुंच पाया हम तक और वो कहीं एक्सीडेंट हो गया कुछ, तो वो भी एक नहीं है व्यापार अवरोधक, क्योंकि कभी कभार ही होता है ऐसा, तो रेगुलर तो होता नहीं। लेकिन हाँ, आयात पर शुल्क, जो कि हम ऊपर भी बात कर चुके हैं, आयात पर कर या आयात पर शुल्क, तो ये एक व्यापार अवरोधक का उदाहरण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका व्यापार आयात पर शुल्क। देन आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो सरकार द्वारा व्यापार अवरोधों को हटाने की प्रक्रिया डैश कहलाती है या कहते हैं? तो इसमें जो प्यारे बच्चों आपका उत्तर हो जाएगा उदारीकरण, जो कि 1991 में जो भी नई आर्थिक नीति जो भारत के द्वारा अपनाई गई थी, उसे उदारीकरण ही कहा गया था, जिसके अंतर्गत क्या था कि बाहर यानी कि विदेशों की कंपनियों को भी भारत में व्यापार करने के लिए उनको छूट दे दी गई थी। तो वही है कि सरकार द्वारा व्यापार अवरोधों को हटाने की प्रक्रिया जो है आपकी वो उदारीकरण कहलाती है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को लिखिए। ठीक है, तो इसमें एक वर्ड आपको हाईलाइट किया हुआ है, व्यापार अवरोधक विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने का कार्य करता। तो व्यापार अवरोधक तो प्यारे बच्चों किसी भी तरह से अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने का कार्य कर ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसकी जगह जो आपका टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा विदेशी व्यापार। ठीक है, तो जो विदेशी व्यापार जो प्यारे बच्चों आपका होता है वो क्या होता है, विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्राकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना सह और दूसरा कारण कह। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि आपको दो कथन बेसिकली नीचे दिए गए हैं, एक तो संकल्पना है और एक दूसरा उसका क्या है, कारण है। तो हमें दोनों को पढ़ना है और नीचे कुछ विकल्प आपको ABCD 4 विकल्प दिए, तो उसमें से जो सही विकल्प है वो हमें यहां पर जो है बताना है। तो संकल्पना है इसकी, कुछ राष्ट्र असंगत तरीकों से व्यापार अवरोधों को लगाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो हम दोनों इनको समझ लेते हैं, बेसिकली इनका टर्म्स का मतलब क्या हुआ इन वाक्यों का। तो कुछ राष्ट्र असंगत तरीकों से व्यापार अवरोधों को लगाते हैं, यानी कि होता क्या है कि मान लो जब उनको दूसरे देशों से माल मंगाना होता है, तो वो उन देशों को क्या बोलते हैं कि भाई जो टैक्सेस आपने, आयात शुल्क जो आपने लगा रखे हैं, उनको क्या है आप कम करो, ऐसा करते हैं। लेकिन जब उनके यहां से कोई माल किसी दूसरे देश जाना होता है, तो वो क्या करते हैं, वो उसका उल्टा, वो व्यापार शुल्क जो आयात शुल्क है उसको क्या है बहुत ज्यादा वो बढ़ा देते हैं। जैसे एक कंट्री आप अमेरिका देख सकते हो। ठीक है, तो वही है कि वो क्या है, असंगत तरीके से व्यापार अवरोध। भाई अब आयात पर शुल्क तो जब बढ़ता है तो ऑब्वियस सी बात है कि व्यापार में अवरोध ही वो क्या है पैदा करता है। तो ठीक है, तो वह असंगत तरीका यही हो गया कि दूसरे से तो ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आयात पर जो शुल्क है वो कम से कम रखे, लेकिन जब अपने यहां से कहीं माल जाना होता है तो आयात के शुल्क को क्या है वो बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा रखते हैं। तो ये क्या है, एक असंगत तरीका है। दूसरा इसका कारण है, विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से व्यापार अवरोधों को दूर करना है। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन जो है वो क्या है, वो किस लिए, इसका WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा संगठन है कि जिसका जो निर्माण किया गया था
वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि दो या दो से चार या बहुत सारे देशों के बीच में जो व्यापार होता है और उसके बीच में जो कोई भी किसी भी तरीके का जो व्यापार अवरुद्ध अगर उत्पन्न हो रहा है तो उसका जो काम होता है वो उसको दूर करना होता है। यानी कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई भी दिक्कत अगर आती है व्यापार करने में तो उसको क्या है, शॉर्ट आउट करना। ये किसका काम है? विश्व व्यापार संगठन का। और इसीलिए इस संगठन की स्थापना की गई थी। तो आपके दोनों टर्म्स जो हैं वो सही है, लेकिन अब हम इनके जो ऑप्शंस है, विकल्प है, उनको देख लेते हैं। तो संकल्पना स एवं कारण कै दोनों सही है, ऑब्वियस सी बात है, दोनों सही है। एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। संकल्पना अपनी जगह ठीक है, कारण अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो कारण है वो संकल्पना की सही व्याख्या नहीं करता है। तो आइए अब हम बी ऑप्शन को देख लेते हैं। संकल्पना एवं कारण दोनों सही है, ठीक है, परंतु कारण संकल्पना की सही व्याख्या नहीं है। तो बेटा प्यारे बच्चों, इसका जो बी ऑप्शन है कि संकल्पना एवं कारण दोनों सही है परंतु कारण संकल्पना की सही व्याख्या नहीं है, तो बी ऑप्शन जो है आपका बेटा ये आपका राइट ऑप्शन है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपकी जो ये वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 73 16 जनवरी 2021 की, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर आपकी खत्म हो जाती है।